बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगर फिंगर और उसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। ट्रिगर फिंगर टीनोसाइनोवाइटिस उस वक्त होता है जब इन्फ्लेमेशन शीट को नैरो कर देती है जहाँ से टेंडन पास कर के जा रहे होते हैं। जैसे ही बंदा फिंगर को फ्लेक्स करता है और एक्सटेंड कर रहा होता है तो उस वक्त उसे लॉकिंग और कैचिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा होता। अगर ये चीज़ थंब के अंदर हो तो इसे ट्रिगर थंब कहते हैं। अब हमारे पास हैंड के अंदर दो फ्लेक्सर आ जाते हैं फिंगर्स के अंदर। एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो कि इंजर्शन उसकी होती है इन प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट के ऊपर, और दूसरा है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जिसकी इंजर्शन जो है वो डिस्टल प्रॉक्सिमल इंटर जॉइंट के ऊपर हो रही होती है। ये तो फिजियोलॉजी के अंदर भी यही सेम चीज़ है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाए या तो वो फ्लेक्सर टेंडन शीट जो है वो नैरो हो जाए, उसकी वजह से प्रॉपर जो है वो टेंडन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। अब इसके अंदर टेंडन के अंदर नोड्यूल्स वगैरह भी बन जाते हैं, स्पेशली A1 पुल्ली के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है। A1 पुल्ली के अंदर ये नोड्यूल बन जाते हैं। अब A1 पुल्ली क्या है? पुल्ली हमारे पास एक जिस तरह फिशिंग रॉड के अंदर आइलेट होते हैं, इसी तरह हमारी फिंगर के अंदर भी बैंड होते हैं, उन्हें पुल्ली कहते हैं। A1 फर्स्ट एनुलर पुल्ली जो है वो बेस के ऊपर होती है, फिर इसी तरह ऊपर जाते जाते ये A5 जो है वो डिस्टल प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजल जॉइंट के ऊपर आ जाती है। A2 A4 और मोर प्रोन टू इंजरी। A1 A3 A5 ये मोर फ्लेक्सिबल हैं और अटैच होते हैं वोलर प्लेट के ऊपर। वोलर प्लेट हमारे पास एक लिगामेंट है जो कि दो इंटरफ्रेंजल को कनेक्ट कर रही होती है। A2 पुल्ली जो है वो कॉमन है क्लाइंबर के अंदर। अगर ये मल्टीपल रप्चर हो जाए, मल्टीपल रप्चर पुल्ली की हो जाए तो उसे बो स्ट्रिंगिंग कहते हैं। अब इसकी कॉजेज़ के अंदर रेपिटेटिव स्ट्रेन लाइक फार्मर जो कि फ्रिक्वेंटली ग्रिपिंग या ओवर यूज़ ऑफ द हैंड कर रहे होते हैं। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कंडीशन जिसके अंदर डायबिटीज़ या रोमेटॉइड अर्थराइटिस कॉमन है। ट्रोमा से भी ये चीज़ काज हो सकती है। अब इसकी जो स्टेजेस है वो 6 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 हमारे पास नॉर्मल है। स्टेज 2 के अंदर पेनफुल नोड्यूल्स हमें पल्पेशन के ऊपर मिलते हैं। स्टेज 3 के अंदर ट्रिगरिंग होती है। स्टेज 4 के अंदर प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजल जॉइंट फ्लेक्शन के अंदर लॉक हो जाता है, और जैसे ही हम एक्सटेंशन करते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। स्टेज 5 के अंदर प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजल जॉइंट जो है ये लॉक हो जाता है और ये लॉक रहता है। जैसे ही हम पैसिवली इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। जो स्टेज 6 के अंदर प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट लॉक रहता है फ्लेक्शन पोजीशन के अंदर। अब इसके साइन और सिम्टम की बात करें तो पेन और स्टिफनेस हमें मिलती है, स्पेशली मॉर्निंग के अंदर या प्रोलॉन्ग यूज़ के बाद। लॉकिंग और कैचिंग सेंसेशन होती है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, और नोड्यूल वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं फिंगर की बेस के ऊपर। जो A1 पुल्ली जहाँ पे लोकेटेड होती है वहाँ पे हमें नोड्यूल देखने को मिलते हैं जैसे ही हम पल्पेट करते हैं उस जगह को। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है या जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे होते हैं, जैसे ही पेशेंट जो है वो फिंगर को फ्लेक्स करके एक्सटेंड करता है तो उसके अंदर लॉकिंग कैचिंग की कैचिंग हमें देखने को मिल रही होती है, और दूसरा वहाँ पे टेंडन के ऊपर नोड्यूल हमें फाइंड हो रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर भी इन्फ्लेमेशन या थिकनिंग उस एरिया के अंदर शो हो रही होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 कंडीशन है जो कि सिमिलर ही हैं बट उनके अंदर डिफरेंस है, तो ये बहुत ही क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले डेबुट्रेन कॉन्ट्रैक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फिंगर जो है वो फ्लेक्सी रहती है, एक्सटेंड नहीं होती। दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसके अंदर जॉइंट पेन और स्टिफनेस हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जॉइंट के ऊपर हो रही होती है, टेंडन के ऊपर ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। और दूसरा इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत कॉमन है, और ये कंडीशन भी हमें ज़रूर एवेलुएट करनी चाहिए। डिकर्वियन टीनोसाइनोवाइटिस से थोड़ा सा मुख्तलिफ पेन पैटर्न होता है, लेकिन ये थंब के एक्सटेंडर जो हमारे पास थंब है इसके जो एक्सटेंसर्स हैं उन्हें इफ़ेक्ट कर रही होती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है।
अगर ये फ्लेक्सर के अंदर हो तो ये कंडीशन फिर हम ट्रिगर थंब इसे कहते हैं, जबकि ये डिकर्वियन टिनोसाइनोवाइटिस जो है ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमें देखने को मिलती है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो 40 टू 60 एज वाले लोग हैं इनके अंदर ये चीज़ कॉमन है। जेंडर के अंदर अगर आप बात करें तो ये फीमेल के अंदर कॉमन है, और उन पेशेंट के अंदर भी कॉमन है जिन्हें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, जिस तरह डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो ये उन लोगों के अंदर कॉमन है जिनकी रेपिटेटिव हैंड मूवमेंट्स हैं, या तो जिन्होंने सारा दिन टूल ग्रैब की होती हैं लाइक फार्मर या कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ट्रिगर फिंगर की, तो इसके अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर आ जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी को। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर बेसिकली अल्ट्रासाउंड यूज़ हो रहा होता है, जिसका काम है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करे और जो टेंडन की हीलिंग है उसे वो प्रमोट करे। अल्ट्रासाउंड की जो डोजेज है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ है, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 मिनट। और अगर हम मेथड की बात करें तो अल्ट्रासोनिक जेल जो है वो अप्लाई की जाती है पाम के ऊपर, और सर्कुलर मोशन के अंदर इफेक्टिव एरिया के ऊपर इलेक्ट्रोड को मूव किया जाता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक बेस्ड थेरेपी की जो डोजेज है वो 1000 शॉक्स है और 15 हर्ट्ज़ है। मेथड भी इसका यही है कि अल्ट्रासाउंड जेल अप्लाई की जाती है, डी एक्टर इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है इफेक्टिव एरिया के ऊपर। पैराफिन वैक्स बाथ के अंदर अपना हाथ के ऊपर 7 लेयर्स बनाई जाती हैं, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट। आइसिंग भी 5 मिनट हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास और कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रो के अंदर तो हम आइसिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसका काम भी सेम है कि ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। मैनुअल थेरेपी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन आ जाती है और जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज आ जाती है, जो कि स्वेलिंग को कम करती है, पेन को भी कम करती है और हैंड के फंक्शन को इन्हांस कर रही होती है। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज भी हम पेशेंट को करवाते हैं, जिसके अंदर रबर बैंड स्ट्रेच, फिंगर ग्लाइडिंग, टेबल टॉप टैपिंग, फिंगर सर्कुलर पैसिव स्ट्रेचिंग और फिंगर बैंड विद रेजिस्टेंस एंड बाल स्क्वीज, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के अंदर आ जाती है। ट्रिगर फिंगर की जो स्ट्रेचिंग है वो 10 सेकेंड होल्ड करते हैं, फिंगर को स्ट्रेच करके 10 सेकेंड होल्ड करते हैं और इसे 15 टाइम रिपीट करते हैं। एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेच है जो कि ट्रिगर फिंगर के अंदर यूज़ किया जाता है, उसका नाम है A1 पुली स्ट्रेच। A1 पुली स्ट्रेच के अंदर एक वुडन ब्लॉक 45 एंगल के ऊपर जो भी फिंगर इफेक्टिव हो उसके पीछे रख दिया जाता है, और फिजियोथेरेपिस्ट डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा होता है, जिससे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन उस टेंडन की हो रही होती है। और इसी तरह इसकी जो ड्यूरेशन है या डोजेज है वो 10 रिपीटिशन है और 3 सेट्स हैं, और हर सेट के दरमियान 15 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है। ये एक स्टडीज़ थी, केस स्टडी थी, जिसके अंदर ये चीज़ उन्होंने अपने पेशेंट को दी हुई थी और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, और ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ड्राई नीडलिंग भी इसी तरह ही है कि उसके अंदर भी जो नीडल की पोजीशन है वो 45 के एंगल के ऊपर इंसर्ट की जाती है A1 पुली नोड्यूल के अंदर। टेपिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 टेप यूज़ हो रही होती हैं। एक टेप जो है वो डिस्टल इंटरफ्रेंजल जॉइंट से रिस्ट की तरफ जा रही होती है, जिस तरह टेंडन प्लेस होता है इसके अंदर हम फिंगर जो भी इफेक्टिव हो रही होती है, इफेक्टेड फिंगर को हम फ्लेक्स कर देते हैं, और जैसे ही हम वहाँ पे दूसरा एंड इसका वहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद हम स्ट्रेच करते हैं, फिंगर को पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो ये टेप के अंदर एक स्ट्रेच सा आ जाता है। जो दूसरी टेप है वो हम फिंगर के अराउंड लगा देते हैं, और तीसरी टेप जो है वो उससे थोड़ा सा पीछे लगा देते हैं। A1 पुल्ली का जो नोड्यूल फाइंड हो रहा होता है उस बेस के ऊपर, फिंगर के बेस के ऊपर एक और हम लगा देते हैं। इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, पेशेंट का जो पेन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो इजीली अपने एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सकता है। अगर वो रेस्ट वगैरह नहीं कर सकता, अगर वो उसका
कोई काम ऐसा है कि वो 1-2 दिन छुट्टी नहीं कर सकता, रेस्ट वगैरह 1-2 वीक नहीं ले सकता, तो फिर उसके लिए ये अल्टरनेटिव मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है।